दिल्ली सल्तनत, इनका काल था 1206 से 1526 तक। विभिन्न सुल्तानों के काल में निर्मित साम्राज्य अनवार थे। गोरी, उतबी, शमसी, अफरासियाब, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी ये वंश हुए थे। मोहम्मद गोरी ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान सहित भारत के उत्तरी क्षेत्र में पंजाब से बंगाल तक विजय हासिल कर अपनी सत्ता स्थापित की। पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार में और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। उसका कोई बेटा नहीं था। मोहम्मद गोरी जो है ना, उसके 3 वो थे, गुलाम थे। एक गजनी में बनाया गया था यलदौज को, कुबाचा को कच्छ और मुल्तान दिया गया था और शेष भारत में ऐबक को दिया गया था। गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज को हराया तराइन की लड़ाई में और चंदावर की लड़ाई में जयचंद को हराया और इसके रास्ते वह बनारस का क्षेत्र जीत लिया था। गोरी के एक सिपह सालार बख्तियार खिलजी ने उससे अलग होकर बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीत लिया था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी फिर, और रानी नायकी कयादरा की लड़ाई हुई थी रानी नायकी के साथ में। और गोरी की जीत का कारण पता क्या था? मोहम्मद गोरी ने तराइन की लड़ाई के बाद चंदावर की लड़ाई जीता, तो फिर पंजाब से लेकर बनारस तक उसका शासन हो गया और फिर बख्तियार खिलजी भी उसके अधीन आ गया था, तो बंगाल तक उसका शासन हो गया था। उसकी जीत के लिए निर्णायक कारण इस प्रकार थे। उस युद्ध में भारतीय राजनीति क्षेत्रीय राज सत्ताओं के हाथ में थी और तुर्कों ने एक एक करके विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। गोरी से लेकर खिलजी तक यही प्रक्रिया चली। भारतीय राजा एक दूसरे के साथ सीमा विवाद के कारण दुश्मनी भी रखते थे, इसलिए तुर्की सेना के विरुद्ध मोर्चा नहीं बन पाया। अतः भारत पर तुर्कों की जीत को क्षेत्रीय सत्ताओं पर जीत की तरह देखना चाहिए। तुर्कों को युद्ध के मैदान में उनकी घुड़सवारी और तीरंदाजी का लाभ हुआ। भारतीयों की उस समय की सेना मुख्यतया हाथी की सेना पर निर्भर थी। पृथ्वीराज चौहान की तराइन में हारने वाली सेना, इस शक्ति का आधार भी हाथी ही थे। पृथ्वीराज की सेना की संख्या मोहम्मद गोरी की सेना की संख्या से बड़ी थी, लेकिन गोरी परिस्थिति के अनुसार युद्ध की रणनीति तैयार किया, जो घुड़सवारी सेना के बदौलत संभव हुआ। जबकि पृथ्वीराज की सेना एक स्थिर रणनीति के तहत युद्ध करती थी, यानी कि युद्ध का निर्णय सैनिकों की संख्या, उनके पराक्रम और साहस के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि रणनीति एवं युद्ध की गति के आधार पर हुआ था, जिसमें तीरंदाजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजपूत एक स्थिर युद्ध पद्धति पर ही टिके थे, जबकि तुर्क युद्ध को जीतने की नई पद्धति अपनाते थे। राजपूत युद्ध को पराक्रम और नियम से जोड़कर देखते थे, जबकि तुर्क के लिए सिर्फ जीत का महत्व था और उसके लिए जिक्के नए नए तरीके खोजते रहते थे। राजपूत राजाओं की हार के पीछे कुछ इतिहासकार हिंदू समाज के ढांचागत दोष की ओर भी संकेत करते हैं। मोहम्मद हबीब जाति भेद और अस्पृश्यता का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सतीश चंद्रा ने यह प्रमाणित किया कि राजपूतों की सेना में विभिन्न जातियों के लोग शामिल थे। यह कहना ऐतिहासिक नहीं है कि उनकी सेना में पूर्णतः अग्री जाति के लोग ही शामिल होते थे। समाज में जाति भेद भी था, अस्पृश्यता भी थी, लेकिन सेना में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व भी था। जाति भेद और अस्पृश्यता न होती तो राजनीति और बेहतर सामाजिक आधार मिलता, लेकिन इस आधार पर यह देखें तो हम मुसलमानों के बारे में भी यह नहीं कह सकते कि उनका समाज समतावादी था, क्योंकि समानता के आधार पर तुर्कों को अपने बराबर का नहीं मानते थे, यानी कि उनका सामाजिक व्यवहार नस्लवाद पर आधारित था। दोनों समाजों के बीच एक बड़ा अंतर यह था कि हिंदू समाज में धार्मिक उत्साह मुसलमानों की तरह नहीं था। तुर्की हमलावरों को युद्ध के दौरान गाजियों की एक सैनिक टुकड़ी मिल जाती थी, जो युद्ध के लिए प्रशासित होती थी। इनका प्रशिक्षण विभिन्न अखाड़ों में होता था और उनका उद्देश्य था इस्लाम का प्रसार। इस प्रकार के क्रम में यदि ये जीत जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे और मर जाएंगे तो जन्नत मिलेगी की मान्यता पर ये युद्ध करते थे। ये अपने युद्ध को जिहाद कहते थे। गाजियों की यह फौज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इसके
बिना तुर्की सेना और छोटी हो जाती और फिर युद्ध में भावना का तत्व और प्रबल हो गया। भावना में जीत की संभावना निहित होती है। गाजियों की जिहाद की संकल्पना को खुसरो ने आर्थिक आधार देकर राजनीतिक संभावना बना दिया। खुम्स युद्ध में लूट का माल था जिससे किंग 20% लेता था और 80% सैनिकों के बीच बांट देता था। इस तरह से गाजियों को भी हिस्सा मिलता था। इस धन से अखाड़ों के संचालन में निर्णायक योगदान होता था। इस तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भारत में तुर्की की जीत के लिए एकाधिक कारण जिम्मेदार थे, लेकिन उनकी सत्ता के टिकाऊ होने के पीछे यह एक टिकाऊ कारण था कि हिंदू समाज की ओर से सत्ता का संगठित प्रतिरोध नहीं हुआ था। यदि यही स्थिति उल्टी होती और कई गैर मुस्लिम सत्ता मुसलमानों के बहुमत वाले इलाके में जीत जाता तो उनका शासन करना इतना सहज नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम आवाम धर्म के अंदर के राजनीतिक संघर्ष को स्वीकार कर लेती थी, लेकिन दूसरे धर्म की सत्ता का जीवन आसान नहीं होता। राष्ट्रवाद के उभार के पहले के युग तक धर्म ही लोकप्रिय राजनीति का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था। इल्तुतमिश के युग की भारत की परिस्थिति। हर समय भारत में सल्तनत नया था। अभी उसके पास स्थापित प्रशासनिक ढांचा नहीं था। अभी संस्कृति और समाज को लेकर स्पष्ट नीति नहीं थी। कर की नियमित वसूली की स्पष्ट क्षमता नहीं थी। इसी समय सल्तनत के कई दावेदार भी हो गए थे, जैसे यल्दौज और कुबाचा। मंगोल हमले की परिस्थिति भी बनाई गई। एक चुनौती मांग भरने की भी थी। बंगाल में भी ऐबज ने स्वतंत्र सत्ता विकसित कर ली थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी तुर्कों की जीत ही हुई थी। साम्राज्य की दृढ़ता यानी मजबूती के लिए बहुत कुछ करना बाकी था, अन्यथा यह दीर्घजीवी नहीं हो पाता। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने बंगाल, पंजाब, कच्छ, मुल्तान एवं गजनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाला। वह मंगोलों के हमले से राज्य की रक्षा किया। वह इक़्तिदारी के माध्यम से साम्राज्य को प्रशासनिक, सैनिक, वित्तीय आधार मजबूत किया था। वह तुर्कान ए चहलगानी के माध्यम से सुल्तान के पद को सशक्त कर लिया था। कई ऐसे कार्य किए जिसे दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता और दीर्घजीविता मिली। 1210 में जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो इल्तुतमिश के सक्षम निम्नलिखित समस्याएं थी। जीते हुए क्षेत्र में प्रशासन की ठोस व्यवस्था नहीं बनी थी। समाज एवं संस्कृति की नीति अभी अस्पष्ट थी। मुस्लिम आवाम के बीच शासन की नीति और शरीयत के प्रति सुल्तान की नीति स्पष्ट नहीं थी। अभी तक सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था नियमित नहीं हो पाई थी और मंगोलों का खतरा उभर आया था। वे गजनी से भारत का राज्य पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ था। इन समस्याओं से ग्रस्त साम्राज्य अभी विजेता का एक क्षेत्र मात्र था और विजेता का साम्राज्य अभी भविष्य की समस्याओं को लेकर अभी अस्थिर और अवस्थित था। लेकिन इल्तुतमिश ने इसका समाधान दिया, जिसके तहत निम्नलिखित कार्य उल्लेखनीय है। वह पंजाब के क्षेत्र की समस्या का युक्तिपूर्वक समाधान निकाला। इसके तहत उसने निम्नलिखित कार्य किया। वह मांग भरनी को शरण न देकर मंगोलों के प्रति सुरक्षात्मक रवैया अपनाया। चंगेज खां के हमले से बच गया भारत। यल्दौज जब दिल्ली पर दावा करते हुए पूर्वी पंजाब में आया तो तराइन की तीसरी लड़ाई में उसे हराकर उसने समाप्त कर दिया। चंगेज खान जब वापस आया तो मांगभरनी भी भारत से चला गया। ऐसी स्थिति में वहाँ कुबाचा मात्र की चुनौती बच गई और अंत में इल्तुतमिश ने उससे पराजित किया तो इल्तुतमिश को पूरा पंजाब मिल गया। और जबकि यल्दौज व कुबाचा के रास्ते वह हट जाने के कारण उसकी सत्ता में गजनी का हस्तक्षेप पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी कि अब इल्तुतमिश गोरी के साम्राज्य और उसके वंशजों के राजनीतिक दखल से मुक्त व्यवहार में एक स्वतंत्र मुल्तान बन गया, जिसकी राजनीति पूर्णतः भारत केंद्रित हो गई और उसकी सत्ता का केंद्र पूर्णतः दिल्ली हो गया। इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलत लिया, शासनादेश लिया, यानी कि वह अपनी मुस्लिम जनता की दृष्टि में अपनी सत्ता को वैधानिक बना दिया और उन्हें यह संकेत दिया कि इल्तुतमिश शरीयत का सम्मान करेगा और इल्तुतमिश बंधुत्व को मानेगा। उसने अपने शासन के दौरान विभिन्न
मसलों पर विमर्श के लिए उलेमाओं को प्रायः आमंत्रित भी किया, लेकिन इस मामले से वह मध्य मार्ग अपनाया जिसके तहत निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं: परामर्श लेना, स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेना, जनता के बीच लोकप्रिय चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सम्मान करना, जनता के लिए न्याय की जंजीर का प्रबंधन उपलब्ध कराना, कुतुब मीनार एवं शमसी तालाब आदि का निर्माण कराना व प्रमुख उलेमाओं को पद और दान देकर अपने पक्ष में करना आदि। इसके तहत मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वह उलेमाओं के महत्व को सीधे तौर पर खारिज तो नहीं किया, लेकिन शरीयत को वह शासक का संचालक नहीं बनने दिया। सुल्तान के विशेषाधिकार को उसने केंद्रीय स्थान दिया और इसके लिए अनुकूल सामाजिक आधार बनाया ताकि जनता उसके विरुद्ध न जाए। अपनी सत्ता को शक्तिशाली आधार देने के लिए इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया। इसकी योजना यह थी कि वह 40 तुर्की गुलामों को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर उनके माध्यम से अपनी सत्ता को चुनौती मुक्त कर लेगा, यानी कि वह लोकप्रिय प्रयास करने के अतिरिक्त शक्ति के मोर्चा पर भी अपनी शक्ति को इतना मजबूत करने का प्रयास किया कि कोई अमीर या उलेमा चुनौती नहीं दे सके। इसके माध्यम से उसकी मंशा यह भी थी कि उसकी सत्ता वंशानुगत तरीके से सुदृढ़ हो जाने, यानी कि उसके बाद उस काल का उत्तराधिकारी भी उसके विवेकानुसार शासन चला सके और उसके रास्ते में जो अवरोध आए उसे तुर्कान-ए-चहलगानी रोक दे। यह दल इल्तुतमिश के काल में पर्याप्त रूप से सशक्त हो गया और इससे उसकी सत्ता भी निरपद हो गई। हालांकि तुर्कान-ए-चहलगानी की वफादारी इल्तुतमिश के काल तक ही रही और उसके मरने के बाद यह समूह सल्तनत को अस्थिर करने वाला समूह बन गया। इल्तुतमिश ने हिंदू समाज के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए यह कहा कि तलवार के बल पर धर्मांतरण नहीं किया जाएगा। कर प्रणाली में सुधार, खराज में सुधार और धर्मांतरण को बल नहीं दिया जाएगा। हिंदू प्रजा को जिम्मी का दर्जा मिला, जिन्हें शासन में भागीदारी नहीं मिली और उन्हें जजिया नामक कर देना पड़ा। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो एक भेदभावपूर्ण शासन की शुरुआत थी। हालांकि उलेमा इससे आक्रामक और सक्रिय तरीके से धर्मांतरण चाहते थे। इस दृष्टि से यहाँ इल्तुतमिश मध्यम मार्ग अपनाता हुआ दिखा। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को इक्ताओं में बांट दिया। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य की तरह देख सकते हैं। प्रत्येक इक्ता को एक इक्तादार के प्रभार के रूप में दिया। इक्तादार की वहाँ का प्रशासन देखता था। इक्तादारों को सुल्तान के द्वारा निश्चित सैनिक टुकड़ी भी रखनी होती थी। वहीं वहाँ के कर की वसूली भी करता था और सारे खर्चे इसी रकम से निकालता था। बची हुई राशि को केंद्रीय कोष में जमा कर लेता था। इससे सल्तनत कोष को ठोस रूप से 4 तरह की प्राप्तियां हुई। जीते हुए प्रदेश में शासन प्रबंध स्थापित हुआ, सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई, राजस्व की वसूली सुनिश्चित हुई, विभिन्न क्षेत्रों में इस्लामी संस्कृति भी फैली। स्मरणीय है कि भूमि का स्वामी किसान ही था। राजस्व का निर्धारण सुल्तान करता था। सैनिकों का वेतन भी सुल्तान तय करता था। राजस्व की वसूली खूत करता था, जिसे आगे चलकर जमींदार कहा जाने लगा। वह कमीशन के आधार पर सुल्तान के द्वारा तय की गई राशि की वसूली करने वाला एक स्थानीय धनी किसान होता था। इक्तादार जमींदार से वह रकम प्राप्त करता था। इक्तादारों की नियुक्ति सुल्तान अपनी मर्जी से करता था और समय समय पर उनका स्थानांतरण भी करता था। सल्तनत की समस्त भूमि को 2 भागों में बांट दिया गया था। खालसा भूमि, यहाँ से जमींदारों के द्वारा वसूल की गई राजस्व की राशि केंद्रीय कोष में जाती थी। दूसरी श्रेणी इक्ता भूमि की थी, जहाँ से वसूल की गई राशि इक्तादार के पास जाती थी, यानी कि सुल्तान की आमदनी के 2 स्रोत थे, खालसा का भू राजस्व और फवाजिल। इसके अतिरिक्त सुल्तान और कई मदों से राजस्व प्राप्त करता था, जैसे कि व्यापार, उद्योग आदि पर लगने वाला कर, जजिया, जकात आदि से होने वाली प्राप्ति और अर्थदंड से होने वाला अर्थ आदि। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने राज्य को आर्थिक स्तर पर नियमित स्रोत उपलब्ध करा दिया, जिससे उसकी सत्ता को दृढ़ सैनिक
प्रशासनिक राजनीतिक आधार मिला। इल्तुतमिश ने मध्य एशिया में होने वाले मंगोल हमले के कारण बेसहारा हो चुके ज्ञानी और अनुभवी प्रशासकों, विशेषज्ञों, विद्वानों और सांस्कृतिक लोगों को अपने राज्य में शरण दिया, जिससे शासन को शुरुआती दौर में ही योग्य लोगों की सेवा प्राप्त हो सकी। इनके माध्यम से चलने वाला शासन लोगों के बीच भी अगर प्राप्त हो सका। मिन्हाज उल सिराज ने लिखा है कि दिल्ली हजारत ए दिल्ली हो गई। इसी क्रम में यह भी स्मरणीय है कि सत्ता का गौरव उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी बनता है और कुतुब मीनार का निर्माण उसी का एक उदाहरण है, जिससे कि दिल्ली सल्तनत के प्रति लोगों के मन में विश्वास और आदर का भाव बढ़ा। इन्हीं उपरोक्त उपलब्धियों और योगदानों के आधार पर इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने तुर्की गुलामों का एक समूह तैयार किया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। इसकी योजना यह थी कि 40 ऐसे तुर्की गुलाम खड़े किए जाएंगे जो इल्तुतमिश के गुलाम होंगे, इनके वफादार होंगे और वे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। इस रास्ते उन्हें सशक्त बनाकर सुल्तान को शक्तिशाली बनाया जाएगा, ताकि वह पुराने अमीर वर्ग और उलेमाओं को नियंत्रण में रख सके, यानी कि सुल्तान इनका उपयोग करते हुए अपने विवेकानुसार शासन करना चाहता था। इल्तुतमिश अपने इस युग में बहुत हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन उसके मरने के बाद चालीसा के दल की तुर्की गुलाम अनियंत्रित और महत्वाकांक्षी हो गए। इन्होंने इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा का सम्मान नहीं किया। पहले तो इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनने में योगदान किया, और जब रजिया जनता के सहयोग से सुल्तान बन गई तो उन्होंने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया। रजिया के बाद के शमसी वंशी सुल्तानों को चहलगानी के अपने इशारे पर चलाने का प्रयास किया। इसी क्रम में उनकी भूमिका किंग मेकर की हो गई। कई सुल्तान गद्दी पर बैठाए गए और कईयों की हत्या हुई। इस दौरान इक्तादारी पद्धति लचर हो गई, पद वंशानुगत होने लगे, फवाजिल में गठन होने लगा। सुल्तानों की शक्ति और प्रतिष्ठा गौण हो गई। इसी दौरान नायब ए मुमालिक जैसे पद का गठन हुआ, जो व्यवहार में सुल्तान की सारी शक्तियों का प्रयोग करता था और सुल्तान की कठपुतली की तरह चलता था। इस पद पर बैठने वालों को बलबन का नाम सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है, जो वास्तविक शासक की तरह सल्तनत का संचालन करता था, और आगे चलकर उसी ने शमसी वंश का अंत कर दिया और अपना नया राजवंश शुरू किया। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने येन केन प्रकारेण चहलगानी का अंत कर दिया। इसके लिए उसने विद्रोहियों को दंड देने, जैसे कि तुगरिक खान का दमन, विद्रोह दल से विफल अमीरों का दमन, कठोर दंड प्रणाली का उपयोग और षड्यंत्र के तहत शेर खान को जहर दे देना आदि तरह का प्रयोग किया। चहलगानी दल का दमन करने के बाद ही वह सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनर्भाव कर पाया। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के काल में यह सुल्तान की शक्ति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद वह वंशानुगत राज सत्ता के लिए चुनौती बन गया। उनका व्यवहार वफादारी के भाव के बजाय महत्वाकांक्षा के भाव से प्रेरित था, तो स्वयं को सुल्तानी कहते थे, यानी कि उनका दावा था कि वो सुल्तान के ही बेटों की तरह हैं, अतः सल्तनत पर उनका भी हक है। इसी वजह से सल्तनत अनेक महत्वाकांक्षी लोगों की महत्वाकांक्षा का शिकार होकर एक बार फिर से डाबाडोल हो गया था। अतः इस मोर्चे पर इल्तुतमिश को नाकामयाब कहा जा सकता है। इसलिए बलबन ने चहलगानी को समाप्त कर जब सुल्तान की शक्ति और सम्मान को फिर से स्थापित किया, तो इतिहासकार उसे भी सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का दर्जा दे दिया। रजिया कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी और इल्तुतमिश की संतान थी, इसलिए इल्तुतमिश की संतानों में उसका दर्जा ऊंचा था, जबकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुर्कान का बेटा था, जिसे राजकीय परिवार में उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। जब रजिया का बड़ा भाई बंगाल अभियान के दौरान मर गया, तो उसके बाद इल्तुतमिश की संतानों में इल्तुतमिश ने रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे उपयुक्त माना। स्वयं इल्तुतमिश ने यह कहा कि रजिया
में सुल्तान बनने की योग्यता बाकियों से ज़्यादा है, जैसे कि पराक्रम, जिम्मेदारी, उदारता और लोक कल्याण का भाव। इसी वजह से इल्तुतमिश अमीरों और उलेमाओं के विपरीत जाते हुए रजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। वह अपने शासन काल में रजिया को कई भूमिकाएं देकर उनकी परीक्षा भी ले चुका था। यहाँ यह भी दिखता है कि इल्तुतमिश का दृष्टिकोण प्रगतिशील और राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा गहन था। इल्तुतमिश के मरने के बाद उसकी योजना विफल हो गई, क्योंकि तुर्कान ए चहलगानी महत्वाकांक्षी हो गया, किंतु रजिया रुकनुद्दीन फिरोज की गद्दी से उतारने में कामयाब हो गई। इसके लिए उसे दिल्ली की जनता का समर्थन मिला। रजिया उनके पास लाल रंग का वस्त्र धारण किए हुए न्याय का गुहार लेकर गई थी। इस घटनाक्रम में हमें रजिया के साहस, उसके आत्मबल, उसकी भावनात्मक बुद्धि, अनुनयन एवं संप्रेषण की शक्ति का बोध होता है। रजिया सुल्तान बनने के बाद एक परंपरागत मुस्लिम महिला की तरह व्यवहार करने के बजाय सिंहासन पर बैठकर शासन करने लगी। वह कुबा और कोट पहनकर राज के दौरा करने लगी। वह प्रायः हाथियों पर सवार होकर चलती थी, यानी कि वह पर्दे के पीछे रहकर शासन चलाने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन उसके लिए शासन का कार्य हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि लगभग 4 वर्षों के उसके शासनकाल में लगभग 2 बड़े स्तर के विद्रोह हुए। विद्रोह में अमीर और उलेमा शामिल थे। पहले विद्रोह को विफल करने के बाद वह कामयाब रही। इसके तहत उसने कुछ लोगों का दमन किया और कुछ लोगों को कूटनीतिक तरीके से अपनी ओर मोड़ लिया, यानी कि उसकी सैनिक और कूटनीतिक दोनों प्रतिभा इस रास्ते प्रकट होती है। लेकिन दूसरे विद्रोह का दमन करने में वह विफल रही। जब वह अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए भटिंडा गई तो वहाँ अल्तुनिया ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से रजिया के हाथ से सल्तनत निकल गया। बहराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन रजिया ने यहाँ भी अपनी राजनीतिक सूझबूझ और आशावादिता का परिचय देते हुए अल्तुनिया से विवाह कर उसी के सहयोग से फिर से गद्दी प्राप्त करने की कोशिश किया। लेकिन दिल्ली आने के रास्ते में उसकी हत्या हो गई। जो भी हो, मिन्हाज उल सिराज ने ठीक ही कहा था कि उसमें सुल्तान बनने की सारी योग्यता थी, सिवाय इसके कि उसमें सुल्तान बनने की सारी योग्यता थी, सिवाय इसके कि वह एक महिला थी। यानी कि यदि वह महिला नहीं होती तो उसके विरुद्ध इतने बड़े पैमाने पर अमीरों और उलेमाओं का इतना बड़ा विद्रोह नहीं होता। विद्रोह यदि इस स्तर पर प्रचंड नहीं होता तो शायद वह सामान्य विद्रोहों का दमन करने में भी कामयाब हो जाती। लेकिन इस क्रम में यह भी स्मरणीय है कि विद्रोहों के पीछे का कारण सिर्फ यह नहीं था कि वह नारी थी, इसके पीछे अन्य कारण भी थे। ध्यान देने रखना होगा, जैसे तुर्कान चहलगानी की महत्वाकांक्षा रजिया के रास्ते में पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह कठपुतली बनने के लिए उपयुक्त केस नहीं थी। रजिया जलालुद्दीन याकूत नामक अबिसिनियाई व्यक्ति को अमीर ए आखूर जैसा बड़ा पद दे दी थी। इससे यह दिखता है कि रजिया अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए तुर्की नस्ल भेद और तुर्की प्रभुत्व को तोड़ने की दिशा में कदम उठा रही थी। इससे तुर्की अमीरों का असंतोष और प्रबल हो रहा था और तुर्की प्रभुत्व को तोड़ने की दिशा में कदम उठा रही थी। इससे तुर्की अमीरों का असंतोष और प्रबल हो गया था। उलेमाओं और अमीरों ने याकूत और रजिया के अवैध संबंधों का आरोप भी लगाया, लेकिन इसे हम एक राजनीतिक हथकंडा की तरह देख सकते हैं, जो महत्वाकांक्षी महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज से प्रायः झेलना पड़ता है। किंतु यह स्मरणीय है कि यह आरोप रजिया के पतन का कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं दिखता, क्योंकि जनता रजिया के विरुद्ध कभी नहीं हुई थी। यानी कि उलेमा अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि के उल्लंघन का आरोप लगाकर ही रजिया को अलोकप्रिय बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। इस नाते रजिया के पतन में उलेमा के चाहने के बावजूद उनके रजिया विरोध की भूमिका को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सका। उलेमाओं की तुलना में अमीरों के रजिया विरोध की भूमिका ज़्यादा निर्णायक थी, और अमीरों में कई ऐसे अमीर रजिया के विरुद्ध विद्रोह किए थे जो रजिया के अधीन शासन के अधिकारी रह चुके थे। अतः उनके विद्रोह को मात्र पुरुषवादी विद्रोह नहीं कहा जा सकता। इसमें उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की भूमिका भी निर्णायक थी। बलबन का शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा।
इसके 4 वर्षों के बाद ही इस वंश की सत्ता का 1290 में अंत हो गया और खिलजी वंश का शासन आरंभ हुआ। बलबन हनीफी सुन्नी मुस्लिम था। वह इलबरी तुर्क कबीले से जुड़ा था। वह मूलतः गुलाम था। बलबन तुर्काने चहलगानी का सदस्य रहा था और नायक ए मुमालिकत के पद पर भी आसीन रहा था। बलबन के समक्ष समस्याएं थी। सुल्तान का पद कमजोर हो गया था। इक़्तिदारी व्यवस्था भी कमजोर हो गई थी। मंगोल आक्रमण हो रहे थे। तुर्काने चहलगानी की महत्वाकांक्षा मेवातियों का विद्रोह था और स्थापत्य की सीमा। बलबन द्वारा समाधान। बलबन ने अपने 20 वर्षीय शासन के दौरान सल्तनत के शासन प्रबंधन को सुदृढ़ किया। इसके लिए वह इक़्तिदारी को दुरुस्त करने के तहत निम्नलिखित कदम उठाया। वह वंशानुगतता को समाप्त करके जिसे सुल्तान को योग्य प्रशासक मिले। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले अमीर कमजोर पड़े। फवाजिल की वसूली के लिए उसने ख्वाजा नामक पद का गठन किया। इक़्तिदारी को मजबूत करने के बाद बलबन ने सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए दीवान ए अरीजा रक्षा विभाग का गठन किया। इसके माध्यम से सैन्य प्रबंधन ज़्यादा कुशल हो गया। इससे सुल्तान की सैनिक शक्ति बढ़ गई। इसकी बदौलत वह अपने काल में होने मंगोल हमले से अपने राज्य की रक्षा करने में कामयाब रहा। हालांकि इस क्रम में उसका बेटा मारा गया। बलबन ने अपने राज्य को दुरुस्त करने के लिए गुप्तचरी व्यवस्था को दुरुस्त किया, जिससे बाहरी हमले की संभावना के मद्देनजर समय रहते तैनाती की जा सके एवं विद्रोहियों की योजना को अंजाम तक पहुंचने से रोका जा सके। गुप्तचरी के अतिरिक्त उसने न्याय प्रणाली पर भी काम किया कि न्याय व्यवस्था कठोर होगी ताकि अपराध की भावना को नियंत्रित किया जा सके एवं उसने सामान्य एवं विशेष दोनों ही वर्ग के लिए एक समान न्याय और दंड का विधान अपनाया। इसके रास्ते तुर्काने चहलगानी के कई अमीरों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किया और उन्हें रास्ते से हटा दिया। दूसरी तरफ उसे सामान्य लोगों के बीच लोकप्रियता मिली क्योंकि बड़े और छोटे के भाव से ग्रसित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत बलबन ने एक अलग प्रयोग किया जिससे आम लोगों के मन में न्याय को संभावना को बल मिला। स्मरणीय है कि बलबन अपने दीर्घकालिक शासन के दौरान साम्राज्य विस्तार के बजाय राज्य को सुदृढ़ करने पर ही ध्यान दिया। इसके तहत वह तुगरिल के विद्रोह के दमन के लिए बंगाल जाने के अतिरिक्त कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं गया। उसने विरोध एवं विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाया, यानी कि वह प्रणाली अपनाया। उसका उदाहरण 3 माध्यमों से देखा जा सकता है। न्याय प्रणाली की कठोरता, तुगरिल का दमन, मेवातियों का दमन। बलबन का राजत्व का सिद्धांत। बलबन ने राजत्व का एक विशेष सिद्धांत विकसित किया जिसके तहत उसकी योजना यह थी कि सुल्तान के पद को सम्मानजनक और सशक्त बना दिया जाए। इसके लिए उसने 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित किया। सम्मान, शक्ति, साधन। सम्मान के तहत उसने निम्नलिखित उपाय किया। वह हिंदू की तुलना में मुसलमान को श्रेष्ठ बताया। मुसलमानों में तुर्की जाति के लोगों को श्रेष्ठ बताया। तुर्कों में उच्च कुलीन लोगों को श्रेष्ठ बताया, यानी कि उसका शासन सांप्रदायिक स्तर पर भेदभावपूर्ण था और नस्लवादी था। उसके शासन में महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां सिर्फ तुर्की लोगों को ही दी जा सकती थी। तुर्कों के अंतर्गत भी उसने अभिजातवादी दृष्टिकोण अपनाया। बर्नी ने लिखा है कि वह खुद कहा था कि जब वह किसी साधारण आदमी को देखता है तो उससे गुस्सा आता है और उसका हाथ तलवार के मुँह पर चला जाता है। इसलिए बलबन ने अपने शासन व्यवस्था में गैर तुर्कों को प्राय शासन में शामिल तो नहीं किया और तुर्की अमीरों को भी वंशावलियाँ तैयार करवाई और उच्च वंश के लोगों को वरीयता दी। इसके तहत अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए उसने दावा किया कि वह अफरासियाब का वंशज है। अफरासियाब ईरानी लोक चेतना में एक महानायक था जो पराक्रम, नैतिकता
और न्यायपूर्ण शासन के लिए जाना जाता था। उसने यह दावा किया कि सुल्तान जिल्ले इलाही यानी कि वह अल्लाह की छाया है। इस तरह से बलबन ने राजत्व के अंदर सुल्तान की दैवीय उत्पत्ति के विचार को जन्म दिया। हिंदुओं के इतिहास में यह मान्यता हजारों साल से चली आ रही थी, लेकिन मुस्लिमों के बीच ऐसी मान्यता सिर्फ ईरान में ही मान्यता प्रचलित थी। सामान्यतः इस्लामी विधान के मुताबिक शासन की संकल्पना पर ध्यान दें तो उसके अंतर्गत सुल्तान की शरीयत के अनुसार शासन चलाने का दायित्व दिया जाता था और शरीयत के व्याख्या से संबंधित होने के कारण इसके तहत उलेमा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती थी। बलबन ने उलेमा को कमज़ोर करते हुए स्वेच्छाचारी तरीके से शासन चलाने का मार्ग अपनाया। इसलिए उसने यह कह दिया कि स्वयं ईश्वर ने मुझे राजा बनाया है, अतः अल्लाह के सिवा मैं और किसी के प्रति पाबंद नहीं हो सकता। अल्लाह मुझे गलत समझेंगे तो वह मुझे सजा देंगे, और यदि वह मुझे सजा नहीं दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि मैं उनकी दृष्टि में ठीक हूँ, अतः मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला व्यक्ति स्वयं अल्लाह के खिलाफ है। इस सिद्धांत के तहत उसने राजनीति में उलेमा की भूमिका को खारिज कर दिया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए और कई कार्य किए, जैसे कि भव्य दरबार का आयोजन, कठोर अनुशासन, राजकीय पोशाक में रहना एवं अन्य प्रकार का आत्मनियंत्रण, सजदा, पाबोस, घुड़सवारों की बड़ी टुकड़ी के साथ बाहर निकलना आदि। बलबन ने सम्मान के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया कि उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए जिसके बदौलत वह अपने दावे के लोगों से मनवा सके, क्योंकि यह बात तो उसे भी बलबन एक इल्बरी तुर्की गुलाम था, उसके अफरासियाबी और जिल्ले इलाही के दावे मनगढ़ंत और राजनीतिक उद्देश्य से गढ़े गए थे। इसलिए उसने दीवाने आरिज का गठन किया, जिससे उसकी सैन्य शक्ति बढ़ी, गुप्तचरी को मजबूत किया, कठोर न्याय प्रणाली को अपनाया, रक्त और लोहे की नीति को अपनाया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बलबन ने अपने दावे की सिद्धि के लिए शक्ति का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरणीय है कि उसने शक्ति के विकास के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने पर भी बल दिया, और इसके लिए वह इक़्तिदारी में सुधार किया और राजकोष को भरा रखने के लिए नीति अपनाया। इसी आधार पर बलबन के राजत्व को प्रेस्टीज, पावर और प्रोस्पेरिटी के तीनों खंभों पर खड़ा बताया है। स्मरणीय है कि पावर और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि तो किसी भी गणतंत्र का आधार होते हैं। बलबन के राजत्व में सबसे मूल तत्व है सम्मान सुनिश्चित करने के लिए उसके विभिन्न उपाय। जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक ए फिरोजशाही में यह लिखा है कि बलबन का जिल्ले इलाही का दावा उसकी हीन भावना का प्रमाण है, क्योंकि वह गुलामी से मुक्ति पाए बिना ही सुल्तान बन गया था। बलबन के बारे में बर्नी का यह आकलन एक परंपरागत मुसलमान के पूर्वाग्रह से ग्रस्त दिखता है। असल में बलबन एक कुशल राजनीतिज्ञ था और वह जानता था कि सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए सुल्तान के पद को सम्मानजनक बनाना जरूरी है, और इसके लिए उसने ईरानी राजनीतिक विचारधारा प्रणाली को अपनाया, जहाँ देवी उत्पत्ति का विचार पहले से मौजूद था। बलबन अपनी इस योजना में निश्चित तौर पर कामयाब भी रहा, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि उसके मरने के बाद बड़ी संख्या में लोग उसके जनाजे में शामिल हुए और बहुत संवेदनशील तरीके से शोक प्रकट किया। खिलजी वंश का काल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा था, और जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1326 ईस्वी तक, मुबारक खिलजी 1326 से 1320 ईस्वी तक आदि इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में मुबारक खिलजी। खिलजी क्रांति। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। उसकी पृष्ठभूमि अफगानिस्तान की थी, हालांकि 1290 में की थी।
हालांकि जातीय स्तर पर वह भी तुर्क था, लेकिन तुर्की अमीर और उलेमा के बीच उसे तुर्की अभिजात वर्ग की तरह इज्जत नहीं मिलती थी। वह ऐसा सुल्तान था जिसके शासन की स्थापना के साथ ही तुर्की प्रभुत्व टूट गया, यानी कि तुर्की नस्लभेद पर आधारित शासन की व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके तहत गैर तुर्की लोग शासन के बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगे। अलाउद्दीन के काल में तो यह प्रकृति और भी प्रबल हो गई। न सिर्फ तुर्की विदेशी मुसलमान बड़े पदों पर पहुंचे, बल्कि भारतीय मुसलमान भी अपनी योग्यता के आधार पर बड़े दावों पर जाने लगे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में पहली बार हिंदू राजा भी सुल्तान के दरबार में सम्मानजनक स्थान पाने लगे। हालांकि अभी तक हिंदू इक़्तिदारी में शामिल नहीं हुए थे। उपरोक्त बिंदुओं को देखने से स्पष्ट होता है कि शासन का सामाजिक आधार बड़ा हो गया था, लेकिन इस क्रम में यह भी समझना होगा कि इतने से परिवर्तन को क्रांति का नाम देना एक अति उत्साही आकलन माना जाएगा। क्रांतिकारी घटना उसे माना जाता है जो कम समय में ज़्यादा और प्रगतिशील, बहुआयामी और मौलिक परिवर्तन को जन्म दे दे, जिसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति या रूसी क्रांति आदि। खिलजी वंश के माध्यम से लाए गए उपरोक्त परिवर्तन को हम सकारात्मक परिवर्तन तो मान सकते हैं, लेकिन इस क्रम में कुछ और बातें भी स्मरणीय हैं। जैसे पहली बार कोई गैर तुर्की व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पर नहीं पहुंचा। अंतर सिर्फ ये था कि अब ज़्यादा संख्या में गैर तुर्की लोग बड़े पदों पर जाने लगे थे। जलालुद्दीन और याकूत और रेहान उदाहरण भी उल्लेखनीय है। स्वयं जलालुद्दीन खिलजी भी सुल्तान बनने से पहले इक़्तिदार था। हिंदू अभी भी इक़्तिदार नहीं बन पाते थे और जजिया देने के लिए बाध्य थे। अलाउद्दीन खिलजी या उस वंश के अन्य सुल्तान बलबन की तरह स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश थे। अतः खिलजी वंश के लाए गए परिवर्तन को हम तुर्कों के प्रभुत्व के अंत की तरह देख सकते हैं, जो प्रगतिशील दिशा में उठाया गया एक कदम था, लेकिन क्रांति की संज्ञा पाने के लिए यह कदम पर्याप्त नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद की नीति को इस आधार पर समझा जा सकता है कि विस्तार उसके राजत्व के सिद्धांत के तहत सुल्तान की जिम्मेदारियों में से एक था, यानी कि वही सुल्तान सम्मान के लायक है जो विस्तारवादी है। अलाउद्दीन का सपना था कि वह विश्व विजेता बने। वह सिकंदर को आदर्श मानता था, लेकिन अलाउल मुल्क के समझाने पर वह यह बात समझ गया था कि ऐसी योजना व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं, अर्थात यह योजना अव्यावहारिक है। यद्यपि कि उसने विश्व विजय का कार्यक्रम त्याग दिया, लेकिन अपने सिक्के पर वह अपने लिए सिकंदर के समान सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की। उसने अपना साम्राज्य विस्तार भारत के अंदर ही किया, जिसके तहत निम्नलिखित क्षेत्रों पर नियंत्रण का उल्लेख किया जा सकता है। पहली बार अलाउद्दीन ने ही गुजरात जीतकर उसे सल्तनत का हिस्सा बनाया। अलाउद्दीन ने ही पहली बार लगभग पूरा राजस्थान जीत लिया। वह दक्षिण में देवगिरी, महाराष्ट्र के यादव, वारंगल आंध्र प्रदेश के काकतीय, द्वार समुद्र कर्नाटक, होयसल और मदुरा तमिलनाडु में पांड्य को हराया। मदुरा को तो वह लूट के छोड़ दिया, लेकिन देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल राजाओं को हराकर अपनी अप्रत्यक्ष अधीनता में लिया। उसकी दक्षिणी नीति के मदुरा को नियंत्रित नहीं करना, बाकियों को अप्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना, उस युग की समस्याओं और साधनों की सीमाओं की अच्छी समझ का प्रमाण है, क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली से काफ़ी दूर थे। वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ दुर्गम थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए यातायात संचार के साधन बहुत सीमित थे। साथ ही वहाँ का समाज संस्कृति इस्लाम की दृष्टि से बिल्कुल ही अलग था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दक्षिण के ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति ही व्यवहारिक है। इसके तहत उसने वहाँ के राजाओं को शासन चलाते रहने दिया गया। इसके साथ ही राजा को कहा गया था कि वह अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करे। उन राजाओं को अलाउद्दीन के द्वारा निर्धारित कर का भुगतान करना था। उन राजाओं को आवश्यकता पड़ने पर अलाउद्दीन की सैन्य सहायता भी करना था। इसे अप्रत्यक्ष नियंत्रण की पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ की जनता पर वहाँ का राजा ही शासन करता था, लेकिन राजा पर अलाउद्दीन का नियंत्रण था। उसकी दक्षिणी नीति उसके साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि इस रास्ते दक्षिण पर नियंत्रण बना रहा। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाया तो उसके हाथ से दक्षिण भारत निकल गया। दक्षिण के सहयोग से दक्षिण की जीत हुई।
धन की प्राप्ति ने उसके उत्तर भारतीय साम्राज्य को कई तरह से सहयोग दिया। इससे शासन के अंदर हिंदू समाज के प्रति सोच में भी कुछ परिवर्तन आया। स्मरणीय है कि साम्राज्यवाद के अंतर्गत सिर्फ विस्तार की कहानी नहीं होती, बल्कि इसके अतिरिक्त उसमें शासन की दृढ़ता और कई प्रकार के प्रयोग भी शामिल होते हैं। अलाउद्दीन ने निम्नलिखित प्रयोग किया: स्वेच्छाचारी को बल दिया, केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया, कर के मामले में सुधार किया, सैन्य सुधार किया, बाजार नियंत्रण की नीति भी अपनाई। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन बलबन की पृष्ठभूमि पर खड़ा होने के कारण कामयाब हुआ, लेकिन उसका विस्तार उसे बलबन से अलग श्रेणी का शासक सिद्ध करता है। बलबन जहां मंगोलों के हमले के डर के कारण दिल्ली से शहर से नहीं निकला, वहीं अलाउद्दीन ने दुस्साहस अभियान का विकल्प चुना। इस कारण एक बार तो मंगोल दिल्ली के करीब तक पहुंच गए थे। यानी कि अलाउद्दीन की कार्यप्रणाली बलबन की तरह पूर्णतः सुरक्षात्मक नहीं थी। खिलजी क्रांति की विवेचना करें। इसके द्वारा लाए गए परिवर्तन को क्रांति कहना किस हद तक युक्तिसंगत है। अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की कर व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस नीति का पालन किया कि धन का प्रवाह अधिकतम स्तर पर केंद्र की ओर हो, वह एवं अमीर और उलेमा या शत्रु आर्थिक स्तर पर कमज़ोर हो जाए ताकि उनकी चुनौतियां कमज़ोर हों, एवं सुल्तान का खजाना भरा रहे ताकि वह मंगोलों का मुकाबला करना, साम्राज्य का विस्तार करने, विद्रोह का दमन करने, स्वेच्छाचारी शासन करने के लिए पर्याप्त रूप से सैन्य बल से सशक्त हो जाए। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने विभिन्न स्रोतों से कर वसूलने की नीति अपनाई, जिसके तहत निम्नलिखित स्रोत उल्लेखनीय है: खराज, भू राजस्व। खराज के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय हैं: अलाउद्दीन भू राजस्व का दर 50% कर दिया था, जो कि किताब उल खराज में उल्लेखनीय अधिकतम दर थी। भू राजस्व की वसूली के लिए अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश कराया। इसके लिए वह रस्सी और लकड़ी के माध्यम को चुना। नाप की इकाई के तौर पर वह बीघा अपनाया। बिस्वा। उसने कृषकों को भूमि का मालिक माना। उन पर निर्धारित कर का दर भूमि की गुणवत्ता पर निर्भर था या नहीं को लेकर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बर्नी की किताब तारीख ए फिरोजशाही, जो कि एक इसका मुख्य स्रोत है, इसमें इस पर कोई जानकारी नहीं है। कर का भुगतान अनाज या नकद किसी के माध्यम से लिया जा सकता था, लेकिन दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनाज के माध्यम से ही कर वसूली होती थी, ताकि बाजार नियंत्रण की नीति को कामयाबी करने के लिए अन्न की कमी ना हो। अलाउद्दीन ने संभवतः जमींदारों के द्वारा यानी कि माध्यम से खराज भू राजस्व की वसूली की नीति को त्याग दिया और अपने अधिकारियों के माध्यम से वसूली का विधान अपनाया। इसकी जानकारी तारीख फिरोजशाही से मिलती है। हालांकि इस विषय पर इतिहासकार संदेह करते हैं। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की अधिकतम राशि के अतिरिक्त किसानों की धरई और चरई जैसा कर भी वसूल किया। अलाउद्दीन ने खालसा भूमि का विस्तार किया। इसके तहत उलेमाओं को दान में दी गई भूमि को वापस ले लेना भी शामिल है। इससे भी राजकीय आय में वृद्धि हुई और उलेमा आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए। अलाउद्दीन ने व्यापार, उद्योग और आदि क्षेत्र में भी अधिक से अधिक कर लगाने की नीति अपनाया। अन्य प्रकार के कर जैसे जजिया, जकात, खुम्स जारी रहे। जजिया सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसके बदले में उन्हें अपना धार्मिक व्यवहार करने की छूट होती थी। एक जकात सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था और खुम्स युद्ध में लूट का माल था। अलाउद्दीन ने इसमें परिवर्तन करते हुए यह प्रावधान कर दिया कि जब राज्य खुम्स का 20% नहीं बल्कि 80% हिस्सा लेगा और सैनिकों के लिए सिर्फ 20% ही बचेगा। अलाउद्दीन ने अर्थदंड के माध्यम से भी राज की आय बढ़ाने की नीति अपनाया। उसने दक्षिण अभियान को राजस्व की प्राप्ति के स्रोत के तौर पर देखा, जिससे दक्षिण शासकों की शक्ति को कमजोर हुई और अलाउद्दीन के पास पर्याप्त आर्थिक स्रोत भी उपलब्ध हो गया। अलाउद्दीन ने वसूली पर भी विशेष बल दिया, जिसके तहत जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही करना, कठोर दंड प्रणाली और दीवान ए मुस्तखराज जैसे पद का गठन करना शामिल है, जिसके तहत अमीरों पर बकाया धन की राशि की वसूली होती थी ताकि अमीरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए और सुल्तान मजबूत रहे।
स्मरणीय है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने में कामयाब रहा, जिस कारण उसकी सेना मजबूत हुई, स्वेच्छाचारी बहाल हुई, अमीर और उलेमा कमजोर हुए, विद्रोह पर नियंत्रण हुआ, विस्तार अभूतपूर्व स्तर पर हुआ और मंगोलों के हमले से भी सल्तनत की रक्षा हुई। लेकिन इस क्रम में यह भी स्मरणीय है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति राज्य के हंटर से शासन के संचालन की थी। इसके पीछे आर्थिक बुद्धिमत्ता का अभाव था। उसने अधिकतम कर की प्राप्ति के लिए अधिकतम दर का रास्ता चुना कि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए ऐसी कमियां एक सुल्तान के कार्यकाल की कामयाबी मात्र होती हैं, जबकि इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है और हो सकता है कि इसके कारण कृषकों के बीच बड़े पैमाने पर विद्रोह उभर जाए। यह संभव है कि खेती की लाभकारी ना जानबूझकर बहुत से किसान खेती का कार्य ही छोड़ दें। इस परिस्थिति में राज्य का आर्थिक आधार स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगा और दर में वृद्धि के बावजूद कर में वृद्धि नहीं हो पाएगी। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार और बाजार नियंत्रण की नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत यह तय किया कि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार के द्वारा नहीं होगा, बल्कि सुल्तान स्वयं इसका मूल्य तय करेगा और उसी मूल्य पर उनकी आपूर्ति बाजार में होगी। इसके तहत एक प्रश्न यह है कि अलाउद्दीन ने यह नीति क्यों अपनाई। उसको उद्देश्य को लेकर अमीर खुसरो ने कहा कि सुल्तान जन कल्याण के भाव से प्रेरित था, लेकिन इस विषय पर सुल्तान की योजना को कई कसौटियों पर जांचना पड़ेगा कि वह कल्याणकारी होता तो उसका कर का दर ज़्यादा नहीं होता और उसने यह नीति सिर्फ दिल्ली के लिए लागू नहीं होती। उसकी दंड व्यवस्था भी इतनी निर्मम थी कि उसमें कल्याण का कोई भी बोध नहीं दिखता। वास्तव में अमीर खुसरो दरबारी होने के नाते सुल्तान को बेहतर रोशनी में दिखाने के लिए इस तरह का मनगढ़ंत बयान दिया। इसको लेकर बरनी का विचार ज़्यादा युक्तिसंगत लगता है, जिसमें उसने कहा कि मंगोल हमले से बचने आदि के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार किया, जिसके तहत वह बड़ी सेना बनाया, दाग और हुलिया की पद्धति की शुरुआत किया एवं उसे नगद देने की नीति अपनाई, क्योंकि उस समय चांदी की सस्ती कीमत थी। और उसने कम वेतन देने की नीति अपनाई और कम वेतन से ही सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए उनकी खरीद की क्षमता को बढ़ाने की नीति अपनाया। इसके लिए वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण जरूरी था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की नीति के तहत निम्नलिखित उपाय किए। 3 तरह के बाजार बनाए थे उसने और मूल्य निर्धारण किया था और दर तालिका का इंतजाम किया था। सहना ए मंडी, वारिद मुहनियान एवं दीवान ए रियासत का गठन, व्यक्तिगत निगरानी। अलाउद्दीन ने बाजार में अन्न की आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारी व्यापारियों का एक दल तैयार किया। अनाज की आपूर्ति बाजारों के माध्यम से होती थी और इसके अतिरिक्त अनाज के माध्यम से कर वसूली भी इसका एक उपाय था। कपड़े की आपूर्ति के लिए मुल्तानी व्यापारियों लोगों को अग्रिम रकम देकर आपूर्ति के लिए सक्षम बना दिया। घोड़ों के व्यापार से मध्यस्थों को दूर किया। मांग को नियंत्रित करने के लिए उसने राशन पद्धति अपनाया, जिसके तहत यह तर्क दिया गया कि विदेशी घोड़े, रेशमी कपड़े आदि सिर्फ अमीरों और उलेमाओं के लिए उपलब्ध होंगे, सामान्य किसान के लिए नहीं। आवश्यकता की वस्तुएं सबके लिए उपलब्ध थी, लेकिन उसकी एक अधिकतम मात्रा तय हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हर संभव स्रोत से कर वसूलने की ही नीति अपनाई। टिप्पणी कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का प्रभाव। अलाउद्दीन खिलजी एक दृढ़ संकल्प वाला शासक था, जो अपनी योजनाओं को कुशलतापूर्वक कारगर बनाने में कामयाब रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की नाकामयाबी प्रयोगधर्मिता से उनकी तुलना करने पर अलाउद्दीन खिलजी की योग्यता सिद्ध हो जाती है, लेकिन उसकी यह योजना मिश्रित परिणामों वाली थी, जो किसी के लिए लाभदायक सिद्ध हुई तो किसी के लिए हानिकारक। अमीर और उलेमा इस नीति के लाभार्थी ने, क्योंकि उसे कम मूल्य पर आकर आवश्यकता और विलासिता की वस्तुओं की प्राप्ति हुई। यद्यपि कि उसकी सामान्य नीतियां उनके विरुद्ध रही थी, लेकिन मूल्य नियंत्रण की नीति से उन्हें लाभ हुआ। इन दोनों वर्गों के मन में कुछ संतोष का भाव भी आया होगा। इसके अलावा सैनिकों के लिए यह
नीति अच्छी थी और इसकी बदौलत वह आदमी सेना संबंधित सुधार को कामयाब बना सका, जिससे साम्राज्य सशक्त हुआ। बड़े बड़े व्यापारियों जैसे कि मुल्तानी और बंजारा इससे लाभान्वित हुए होंगे और दिल्ली की जनता को इससे लाभ मिला। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नीति के तहत दिल्ली के बाहर के सैनिक कैसे लाभान्वित हुए, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। यह नीति यदि दिल्ली तक सीमित थी तो निश्चित तौर पर दिल्ली के बाहर की जनता के ऊपर दिल्ली वालों की सहूलियत का बोझ पड़ा होगा। इस नीति के कारण छोटे छोटे व्यापारियों एवं उत्पादकों की दुकानें बंद हो गई होंगी, जिससे उनके बीच बेरोजगारी बढ़ी होगी, जो कि अर्थव्यवस्था विरोधी प्रवृत्ति थी। इसी कारण बाद के शासकों ने इस नीति का त्याग कर दिया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कि यह नीति कामयाब रही थी, लेकिन इसे आर्थिक रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण नीति नहीं कहा जा सकता है। तुगलक वंश सामान्य परिचय। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम उल्लेखनीय है। ईस्वी में इस वंश की राजसत्ता का अंत हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक जीटी मात्र 5 वर्षों के लिए शासन किया, लेकिन उसका शासक कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है, जैसे कि वह इक़्तिदारी में सुधार में गयासुद्दीन तुगलक की बात कर रहे हैं। वह इक़्तिदारी में सुधार करते हुए नियम बनाया कि इक़्तिदार फवाजिल का एक अंश अपने पास रख सकता है, वह सैनिकों के वेतन का भी एक अंश अपने पास रख सकता है। इस नियम के पीछे यह उद्देश्य रहा होगा कि इक़्तिदारों को अपनी व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ पैसे अतिरिक्त रूप से चाहिए होते हैं, अतः उन्हें इसकी छूट मिलना चाहिए। उसने यह नियम बनाया कि भू राजस्व में एक बार में से ज़्यादा की वृद्धि नहीं करना चाहिए, यानी कि पहले तो वह भू राजस्व को अलाउद्दीन के पहले के दर पर ला दिया और फिर एक बारगी की तीव्र वृद्धि की संभावना को भी खत्म कर दिया, यानी कि वह सल्तनत के राजस्व की कृषि की संभावना के बीच तालमेल संभावित करने की नीति अपनाता रहा। इसके साथ ही उसने पहली बार नहर निर्माण भी किया ताकि खेती में उन्नति हो सके और कर का भी दर बढ़ाया बिना भी कर की मात्रा में वृद्धि की जा सके और कर का दर बढ़ाए बिना कर की मात्रा में वृद्धि की जा सके। वह जमींदारों को फिर से राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया, लेकिन उनकी अतिरिक्त वसूली पर रोक लगा दिया। गयासुद्दीन यह समझ रहा था कि नाराज जमींदार विद्रोही हो सकते हैं और फिर उन्हें जितना कमीशन मिलता है उससे ज़्यादा खर्च तो सरकार को वसूली के लिए बनाए गए तंत्र पर ही हो जाएगा। यहाँ भी यह देखें तो एक व्यवहारिक रास्ता निकल आता है। गयासुद्दीन उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए कुछ उपाय किया, जैसे कि उसने दान देना, उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं देना और गैर इस्लामिक पद्धतियों को हतोत्साहित करने की उलेमाओं की मांग का सम्मान करना, सूफियों की तुलना में उलेमाओं को वरीयता देना आदि। लेकिन वह शासन में उलेमाओं के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बर्नी ने ठीक ही लिखा है कि उसकी नीति रम्स ए मियामी आदि के माध्यम के मार्ग में हुई थी। ना तो वह जमींदारों, इक़्तिदारों, उलेमाओं आदि की अलाउद्दीन खिलजी की तरह उपेक्षा और दमन किया और ना ही फिरोज शाह तुगलक की तरह अत्यधिक नरमी और अनावश्यक सम्मान की नीति अपनाया। उसकी भू राजस्व की प्रणाली भी मध्यम मार्गी और विकासोन्मुखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से लेकर अगले 24 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान वह एक साम्राज्यवादी शासक की तहत शासन किया। उसने दक्षिण में प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाया और इसके लिए राजधानी परिवर्तन कर दिया। दिल्ली की जगह देवगिरी को राजधानी बनाया और उसे दौलताबाद का नाम दिया, किंतु उसका यह प्रयोग विफल रहा। आगे चलकर वह विंध्य के दक्षिण के साम्राज्य से वंचित हो गया। उसका व्यक्तित्व प्रथम दृष्टया बहुत विशिष्ट
नज़र आता है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। बहुत कर्तव्यनिष्ठ, उदार, प्रयोगधर्मी और महत्वाकांक्षी सुल्तान था, किंतु उसकी प्रयोगधर्मिता सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि वह अत्यधिक कल्पनाशील सिद्ध हुआ और वह अपनी योजनाओं की विफलता की संभावना को नहीं देख पाया। बार बार की विफलताओं ने वित्तीय स्तर पर राज्य को कमज़ोर किया। अमीरों एवं उलेमाओं और आवाम के बीच सुल्तान की योग्यता को लेकर अविश्वास हो गया। सल्तनत में विद्रोह एवं असंतोष बढ़ा और साम्राज्य का क्षेत्र भी छोटा हो गया। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वह दूर तक सोचता था, लेकिन उसकी सोच एकांगी थी, वह व्यवहारिक नहीं थी, इसीलिए वह विफल रहा। उसके प्रयोगों की तहत निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है: राजधानी परिवर्तन, खुरासान अभियान की योजना, कराचील अभियान, सांकेतिक मुद्रा, कृषि सुधार, नौकरशाही में सुधार।